specimen question paper issued by UPSC with answer Civil Services Main Examination Public Administration। प्रश्न 1। लोक प्रशासन की शक्ति लोक नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन की जटिलताओं और बारीकियों की अन्वेषणा में निहित है। विवेचना कीजिए। उत्तर: लोक प्रशासन की वास्तविक शक्ति इस तथ्य में निहित है कि वो लोक नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन की जटिल प्रक्रियाओं को गहराई से समझता और विश्लेषित करता है। लोक नीति केवल राजनीतिक निर्णय का परिणाम नहीं होती, बल्कि इसमें प्रशासनिक संरचना, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, हित समूहों का प्रभाव, संसाधनों की उपलब्धता तथा जनपेक्षाएं भी सम्मिलित होती है। लोक प्रशासन इन सभी कारकों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। नीति निर्माण के स्तर पर प्रशासन तथ्य आधारित सुझाव, व्यवहारिक विकल्प और संभावित प्रभावों का आकलन प्रस्तुत करता है। वहीं क्रियान्वयन के चरण में जमीनी वास्तविकताओं, क्षेत्रीय विविधताओं और मानव व्यवहार की बारीकियों को ध्यान में रखकर नीतियों को कार्यरूप देता है। फीडबैक, मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया भी प्रशासन के माध्यम से ही संभव होती है। इस प्रकार लोक प्रशासन नीतियों को केवल लागू करने वाला तंत्र नहीं, बल्कि जटिलताओं को समझकर प्रभावी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने वाला एक सशक्त बौद्धिक अनुशासन है। प्रश्न Q1b। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण के सिद्धांत और कार्यवाही के सिद्धांत में अंतर नहीं किया गया। टिप्पणी कीजिए। उत्तर A। फ्रेडरिक W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कार्य की दक्षता बढ़ाना था। इसके अंतर्गत टेलर ने कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन, समय एवं गति अध्ययन, मानकीकरण तथा प्रोत्साहन मजदूरी पर बल दिया। हालांकि टेलर के सिद्धांतों की एक प्रमुख आलोचना ये रही है कि उन्होंने विश्लेषण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस, और कार्यवाही के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन, के बीच स्पष्ट भेद नहीं किया। विश्लेषण के सिद्धांत वे होते हैं जिनके अंतर्गत समस्या का अध्ययन, तथ्यों का संग्रह, कार्यविधियों का परीक्षण और निष्कर्ष निकालना शामिल होता है। इसके विपरीत कार्यवाही के सिद्धांत वे होते हैं जो प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर व्यवहारिक क्रियान्वयन, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित होते हैं। टेलर ने कार्य के वैज्ञानिक विश्लेषण से सीधे कार्यवाही के नियम निर्धारित कर दिए, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सा भाग विशुद्ध विश्लेषणात्मक है और कौन सा भाग क्रियान्वयन से संबंधित। परिणाम स्वरूप टेलर का दृष्टिकोण अधिक यांत्रिक प्रतीत होता है, जिसमें मानव तत्व, प्रशासनिक विवेक और परिस्थितिजन्य लचीलापन अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। यही कारण है कि बाद के विचारकों जैसे फेयोल और साइमन ने विश्लेषण एवं कार्यवाही के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने का प्रयास किया। अतः कहा जा सकता है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण और कार्यवाही के सिद्धांतों को पृथक रूप में विकसित नहीं किया गया, जो उनके सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण सीमा मानी जाती है। प्रश्न 1c। विधि के शासन के अनुप्रयोग में स्वेच्छाचारिता कमजोर शासन का प्राथमिक कारण है। विवेचना कीजिए। उत्तर: विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, सुशासन की आधारशिला है, जिसका तात्पर्य है कि शासन कानून के अनुसार निष्पक्षता, समानता और पारदर्शिता के साथ संचालित हो। जब विधि के शासन के अनुप्रयोग में स्वेच्छाचारिता आ जाती है, तब प्रशासनिक निर्णय व्यक्ति विशेष की इच्छा, पक्षपात या विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग पर आधारित हो जाते हैं, जिससे कमजोर शासन की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वेच्छाचारिता के कारण कानून का समान रूप से पालन नहीं होता। समान परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है, जिससे नागरिकों का प्रशासन और संस्थाओं पर विश्वास कम होता है। प्रशासनिक विवेक जब स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा नहीं होता, तब भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वेच्छाचारिता जवाबदेही को कमजोर करती है। जब निर्णय स्पष्ट कानूनी मानकों के बजाय व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर आधारित होते हैं, तब
अधिकारियों से उत्तरदायित्व तय करना कठिन हो जाता है। इससे नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों में असंगति पैदा होती है, जो विकासात्मक लक्ष्यों को प्रभावित करती है। विधि के शासन के प्रभावी अनुप्रयोग से ही नागरिक अधिकारों की रक्षा, न्याय तक समान पहुंच और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित होती है। इसके विपरीत स्वेच्छाचारिता, सामाजिक असंतोष, कानूनी अनिश्चितता और शासन की वैधता के क्षरण का कारण बनती है। अतः ये स्पष्ट है कि विधि के शासन के अनुप्रयोग में स्वेच्छाचारिता वास्तव में कमजोर शासन का एक प्रमुख कारण है। सुशासन के लिए आवश्यक है कि कानून सर्वोपरि हो, विवेकाधीन शक्तियां सीमित और नियंत्रित हो तथा पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रश्न 1D, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में संगठन के रूपों, विभाग, डिपार्टमेंट्स, मंडल, बोर्ड्स तथा आयोग, कमीशंस में भिन्नता का विश्लेषण कीजिए। उत्तर: लोक प्रशासन में संगठन के विभिन्न रूप, विभाग, मंडल तथा आयोग अपनी संरचना, कार्यप्रणाली और उत्तरदायित्व के स्तर के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विभाग, डिपार्टमेंट्स। विभाग परंपरागत प्रशासनिक इकाइयां होती हैं जो सीधे मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करती हैं। इनमें पदानुक्रम स्पष्ट होता है और उत्तरदायित्व सीधा मंत्री के प्रति होता है। विभागीय संरचना में जिम्मेदारी स्पष्ट, व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष होती है, जिससे राजनीतिक उत्तरदायित्व मजबूत रहता है। मंडल, बोर्ड्स। मंडल सामूहिक निर्णय प्रणाली पर आधारित होते हैं। इनमें विशेषज्ञों और अधिकारियों का समूह होता है, जिससे निर्णय अपेक्षाकृत व्यावसायिक और तकनीकी बनते हैं। उत्तरदायित्व सामूहिक होता है, परंतु इससे व्यक्तिगत जवाबदेही कुछ हद तक कमजोर हो सकती है। फिर भी मंडल प्रशासनिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं। आयोग, कमीशंस। आयोग प्राय स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र निकाय होते हैं, जिन्हें विशेष कार्य या नियामक भूमिका सौंपी जाती है। इनका उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से मंत्री के बजाय कानून, संसद या संविधान के प्रति होता है। इससे निष्पक्षता और स्वायत्तता बढ़ती है, परंतु प्रशासनिक नियंत्रण और त्वरित जवाबदेही सीमित हो सकती है। निष्कर्ष: विभागों में राजनीतिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सबसे स्पष्ट होता है। मंडलों में सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्यकुशलता बढ़ती है, जबकि आयोगों में स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रमुख होती है। इस प्रकार उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के संदर्भ में ये तीनों संगठनात्मक रूप एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। प्रश्न 1 प्रशासनिक मानव, मनोवैज्ञानिक मानव तथा तार्किक मानव का सेतुबंधक है। विवेचना कीजिए। उत्तर: प्रशासनिक मानव की अवधारणा हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो ये स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया न तो पूर्णतः तार्किक होती है और न ही केवल भावनात्मक। ये तार्किक मानव और मनोवैज्ञानिक मानव के बीच संतुलन स्थापित करती है। तार्किक मानव वह है जो पूर्ण सूचना, असीम तर्क शक्ति और सर्वोत्तम विकल्प के आधार पर निर्णय लेता है। इसके विपरीत मनोवैज्ञानिक मानव भावनाओं, आदतों, प्रेरणाओं, सीमित जानकारी और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों से संचालित होता है। वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों में निर्णय लेने वाला व्यक्ति इन दोनों चरम स्थितियों में से किसी एक के अनुसार पूरी तरह कार्य नहीं करता। प्रशासनिक मानव सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी के आधार पर कार्य करता है। वो उपलब्ध जानकारी, समय, संसाधनों और अपनी बौद्धिक सीमाओं के भीतर संतोषजनक, सैटिस्फिसिंग निर्णय लेता है, न कि आदर्श या सर्वोत्तम निर्णय। इसमें तार्किक विश्लेषण के साथ साथ मानवीय व्यवहार, प्रेरणा, दबाव और संगठनात्मक परिवेश की भी भूमिका होती है। इस प्रकार प्रशासनिक मानव तार्किक मानव की गणनात्मक दृष्टि और मनोवैज्ञानिक मानव की व्यवहारगत वास्तविकताओं को जोड़ता है। यही कारण है कि प्रशासनिक मानव को दोनों के बीच सेतुबंधक माना जाता है, क्योंकि वो व्यवहारिक यथार्थ के अनुरूप संतुलित और व्यावहारिक निर्णय प्रक्रिया को दर्शाता है।
प्रश्न 2। सार्वजनिक प्रशासन और प्रबंधन में संगठनात्मक अवधारणा के रूप में शासन, गवर्नेंस की ओर आंदोलन इसलिए हुआ है क्योंकि प्रशासन का केंद्र नौकरशाही राज्य से खोखले राज्य, हॉलो स्टेट और तृतीय पक्ष सरकार, थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की ओर स्थानांतरित हो रहा है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर: शासन, गवर्नेंस की अवधारणा सार्वजनिक प्रशासन के पारंपरिक नौकरशाही मॉडल से आगे बढ़कर बहुअभिकर्ता, नेटवर्क आधारित और साझेदारी केंद्रित व्यवस्था को दर्शाती है। ये परिवर्तन राज्य की भूमिका में संरचनात्मक बदलाव का परिणाम है। प्रथम, नौकरशाही राज्य से विचलन हुआ है। परंपरागत प्रशासन में राज्य स्वयं नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करता था, किंतु वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के बाद राज्य प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता के बजाय नियामक, समन्वयक और सक्षमकर्ता की भूमिका निभाने लगा। द्वितीय, खोखला राज्य की अवधारणा उभरी है, जहां राज्य की आंतरिक प्रशासनिक क्षमता सीमित हो गई है और अनेक कार्य बाहरी संस्थाओं को सौंप दिए गए हैं। इससे राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण कम हुआ, परंतु नीति निर्देशन की भूमिका बनी रही। तृतीय पक्ष सरकार में सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से किया जाता है। इससे दक्षता, नवाचार और लागत प्रभावशीलता बढ़ी है। चतुर्थ, शासन की विशेषताएं जैसे भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, नेटवर्किंग और सहनिर्णय आधुनिक प्रशासन की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करती है। जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान अब एकल राज्य द्वारा संभव नहीं रहा। हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो इससे जवाबदेही का विखंडन, लोकतांत्रिक नियंत्रण में कमी और निजी हितों के प्रभाव की आशंका भी बढ़ी है। साथ ही कमजोर प्रशासनिक क्षमता वाले राज्यों में शासन मॉडल असमानताओं को और गहरा कर सकता है। निष्कर्षतः शासन की ओर आंदोलन समकालीन प्रशासनिक वास्तविकताओं का तार्किक परिणाम है, परंतु इसकी सफलता के लिए सुदृढ़ नियामक ढांचा, स्पष्ट जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण अनिवार्य है। प्रश्न 2b, भविष्य के संगठन स्थायी अनुकूलनशील, ऑर्गेनिक एडेप्टिव संरचनाएं होंगे, परंतु अस्थायी व्यवस्थाएं होंगी। इस कथन के आलोक में वॉरेन बेनिस द्वारा वर्णित नए संगठन के स्वरूप की विवेचना कीजिए। उत्तर: वॉरेन बेनिस के अनुसार भविष्य के संगठन पारंपरिक नौकरशाही मॉडल से भिन्न होंगे। वे स्थायी पदानुक्रम के स्थान पर लचीली, समस्या केंद्रित और अस्थायी संरचनाओं पर आधारित होंगे। उनका प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। 1. जैविक, ऑर्गेनिक संरचना। भविष्य के संगठन कठोर नियमों और स्थायी ढांचों के बजाय लचीले, खुली संचार प्रणाली वाले और परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होंगे। 2. अस्थायी व्यवस्था। कार्य और समस्याओं के अनुसार टीमें बनेंगी और कार्य पूर्ण होते ही विघटित हो जाएंगी। संगठन स्थायी पदों से अधिक परियोजनाओं पर आधारित होंगे। 3. समस्या केंद्रित संगठन। संगठन का फोकस नियमित प्रक्रियाओं की बजाय समस्याओं के समाधान और नवाचार पर होगा। 4. प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण। निर्णय निर्माण ऊपर से नीचे न होकर विशेषज्ञता और ज्ञान के आधार पर होगा। 5. पेशेवर और विशेषज्ञों की भूमिका। तकनीकी ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता रखने वाले विशेषज्ञ संगठन की रीढ़ होंगे। 6. मानव केंद्रित दृष्टिकोण। कर्मचारियों की संतुष्टि, सहभागिता और आत्मविकास पर बल दिया जाएगा। 7. पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशीलता। संगठन बाहरी परिवर्तनों, तकनीक, बाजार और समाज के अनुसार स्वयं को शीघ्र ढाल सकेंगे। निष्कर्ष: वॉरेन बेनिस के अनुसार भविष्य के संगठन स्थायी ढांचों के बजाय लचीली, अस्थायी और अनुकूलनशील व्यवस्थाओं पर आधारित होंगे, जो बदलती परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। प्रश्न
2C, उत्पादकता कार्य परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि किए गए कार्य के प्रति कर्मचारियों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। क्या एल्टन मेयो के निष्कर्ष समकालीन संगठनों में प्रासंगिक हैं? उत्तर: एल्टन मेयो के हॉथॉर्न प्रयोगों ने यह स्पष्ट किया कि केवल भौतिक कार्य परिस्थितियां ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की भावनाएं, सामाजिक संबंध, समूह व्यवहार और नेतृत्व का मानवीय दृष्टिकोण उत्पादकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार कर्मचारी केवल आर्थिक मनुष्य नहीं बल्कि सामाजिक मनुष्य भी है। समकालीन संगठनों में मेयो के निष्कर्ष अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि 1. कर्मचारी सहभागिता। आज संगठनों में सहभागिता, टीम वर्क और संवाद को महत्व दिया जाता है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। 2. मानवीय संसाधन प्रबंधन। आधुनिक HR नीतियां प्रशंसा, परामर्श, कल्याण और कार्य जीवन संतुलन मेयो के विचारों को प्रतिबिंबित करती है। 3. नेतृत्व शैली। सहभागी और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व उत्पादकता व संतुष्टि दोनों बढ़ाता है। 4. संगठनात्मक संस्कृति। सकारात्मक संस्कृति, विश्वास और सम्मान से कर्मचारी प्रेरित रहते हैं। 5. सेवा व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, जहां रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता निर्णायक होती है। वहां मेयो के निष्कर्ष और भी प्रासंगिक है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि उचित कार्य परिस्थितियां, प्रोत्साहन और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हों। केवल भावनात्मक कारक पर्याप्त नहीं है। निष्कर्षतः एल्टन मेयो के निष्कर्ष आज भी प्रासंगिक है, बशर्ते उन्हें आधुनिक प्रबंधन तकनीकों और संरचनात्मक सुधारों के साथ संतुलित रूप में अपनाया जाए। प्रश्न 3. प्रदर्शन सूचना उपयोग। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज संगठनात्मक व्यवहार का एक रूप है जो व्यक्ति, कार्य, संगठनात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तर: प्रदर्शन सूचना उपयोग से आशय संगठनों द्वारा योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं के उपयोग से है। यह संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि इसके माध्यम से निर्णय निर्माण, जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार संभव होते हैं। ये उपयोग विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है जिनका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 1. व्यक्तिगत कारक। अधिकारियों की क्षमता, अनुभव, प्रशिक्षण, मूल्य मान्यताएं और दृष्टिकोण प्रदर्शन सूचना के उपयोग को प्रभावित करते हैं। यदि अधिकारी डेटा साक्षर और नवाचारोन्मुख हैं, तो वे सूचना का प्रभावी उपयोग करते हैं, जबकि जोखिम टालने की प्रवृत्ति या परिवर्तन का भय इसके उपयोग को सीमित कर सकता है। 2. कार्य से संबंधित कारक। कार्य की प्रकृति, जटिलता और मापनयोग्यता भी महत्वपूर्ण है। जिन कार्यों के लक्ष्य स्पष्ट और मापनीय होते हैं, वहां प्रदर्शन सूचना का उपयोग अधिक सार्थक होता है। इसके विपरीत गुणात्मक या दीर्घकालिक परिणामों वाले कार्यों में इसका उपयोग सीमित रह सकता है। 3. संगठनात्मक कारक। संगठन की संस्कृति, नेतृत्व शैली, संरचना और प्रोत्साहन तंत्र निर्णायक भूमिका निभाते हैं। परिणामोन्मुख और सीखने को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति में प्रदर्शन सूचना का उपयोग सुधार हेतु होता है, जबकि दंडात्मक या औपचारिकतावादी संस्कृति में ये केवल रिपोर्टिंग तक सीमित रह सकता है। 4. पर्यावरणीय कारक। राजनीतिक दबाव, विधिक नियामक ढांचा, मीडिया, नागरिक अपेक्षाएं और संसाधनों की उपलब्धता भी प्रभाव डालती है। राजनीतिक हस्तक्षेप या अल्पकालिक दबाव सूचना के निष्पक्ष उपयोग को बाधित कर सकते हैं, जबकि पारदर्शिता और नागरिक निगरानी इसके उपयोग को प्रोत्साहित करती है। समालोचनात्मक दृष्टि से प्रदर्शन सूचना उपयोग के अनेक लाभ हैं, जैसे बेहतर निर्णय, दक्षता और जवाबदेही, परंतु इसके जोखिम भी है। अतिमापन, आंकड़ों की हेरफेर, लक्ष्य विकृति और वास्तविक सेवा गुणवत्ता की उपेक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। निष्कर्षतः प्रदर्शन सूचना उपयोग
एक बहुआयामी संगठनात्मक व्यवहार है जिसकी प्रभावशीलता व्यक्ति, कार्य, संगठन और पर्यावरण के संतुलित एवं सहायक संयोजन पर निर्भर करती है। इसे मात्र नियंत्रण का उपकरण न बनाकर सीख और सुधार का माध्यम बनाया जाना चाहिए। प्रश्न 3B, नव लोक सेवा, न्यू पब्लिक सर्विस, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार के आधार हेतु लोकतंत्र एवं नागरिकता पर जोर देती है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर: नव लोक सेवा, न्यू पब्लिक सर्विस, NPS लोक प्रशासन का एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो प्रशासन को केवल प्रबंधन या बाजार आधारित दक्षता तक सीमित न मानकर उसे लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक सहभागिता से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। नव लोक सेवा का केंद्रीय विचार यह है कि लोक सेवक नागरिकों की सेवा करते हैं, न कि केवल ग्राहकों की। इसमें लोकतंत्र और नागरिकता को प्रशासन का आधार माना गया है। लोकतंत्र पर जोर: नव लोक सेवा लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे सहभागिता, जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देती है। इसमें नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक माना गया है। प्रशासन केवल शीर्ष से नीचे, टॉप डाउन निर्णय लेने वाला तंत्र नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग पर आधारित व्यवस्था है। नागरिकता पर जोर: नव लोक सेवा नागरिकों को उपभोक्ता नहीं बल्कि सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन्स मानती है। नागरिक केवल सेवाओं के प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि सार्वजनिक समस्याओं के समाधान में सहभागी है। इससे सामाजिक जिम्मेदारी, सामूहिक निर्णय और नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा मिलता है। लोक सेवकों की भूमिका: इस दृष्टिकोण में लोक सेवक नियंत्रक या प्रबंधक न होकर सहायक, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। उनका कार्य नागरिकों के हितों को समझना, संवाद स्थापित करना और सामूहिक हित में समाधान निकालना है। निष्कर्ष: इस प्रकार नव लोक सेवा लोक प्रशासन को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए नागरिक केंद्रित बनाती है। यह दृष्टिकोण प्रशासन को केवल दक्षता और परिणामों तक सीमित न रखकर उसे लोकतंत्र, नागरिकता और सार्वजनिक हित की सेवा का माध्यम मानता है। प्रश्न 3C, नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंतर्गत जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी में आमूल परिवर्तन हुआ है, यद्यपि इसका फोकस निरंतर प्रबंधन पर रहा है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर: नव लोक प्रबंधन NPM ने पारंपरिक लोक प्रशासन की तुलना में जवाबदेही की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। पारंपरिक व्यवस्था में जवाबदेही मुख्यतः प्रक्रिया आधारित, नियमों, अनुक्रमिक नियंत्रण तथा इनपुट केंद्रित थी, जबकि NPM में इसे परिणाम आधारित, प्रदर्शनोन्मुख और प्रबंधन केंद्रित बनाया गया। NPM के अंतर्गत जवाबदेही का केंद्र कानूनी और पदानुक्रमिक नियंत्रण से हटकर प्रबंधकीय स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व पर आ गया। अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता दी गई, लेकिन इसके बदले उनसे लक्ष्य पूर्ति, दक्षता, प्रभावशीलता और सेवा गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इस प्रकार जवाबदेही अब नियमों के पालन के बजाय आउटपुट और आउटकम से जोड़ी गई। इसके अतिरिक्त NPM में बाजार तंत्र, प्रतिस्पर्धा, अनुबंध व्यवस्था, प्रदर्शन संकेतक, ऑडिट और ग्राहकोन्मुखता को बढ़ावा दिया गया। नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखा गया और उनकी संतुष्टि को जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण मानक माना गया। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि NPM में जवाबदेही का अत्यधिक प्रबंधकीयकरण हुआ है, जिससे लोकतांत्रिक, नैतिक और सार्वजनिक हिताधारित जवाबदेही कमजोर हो सकती है। फिर भी ये स्पष्ट है कि NPM के तहत जवाबदेही में आमूल परिवर्तन अवश्य हुआ है, यद्यपि इसका मूल फोकस निरंतर प्रबंधन और प्रदर्शन पर ही बना रहा है। प्रश्न 4, प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में हुए विकास राज्य और समाज के बीच तथा न्याय और प्रशासन के बीच बढ़ती धुंधली सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रशासनिक कानून संविधान की तुलना में अधिक संवैधानिक हो गया है?
विवेचना कीजिए। उत्तर: प्रशासनिक कानून का उद्देश्य प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करना तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन की भूमिका अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे राज्य और समाज तथा न्याय और प्रशासन के बीच की पारंपरिक सीमाएं धुंधली हुई है। पहला, राज्य और समाज के बीच सीमा का क्षरण प्रशासनिक कानून के विस्तार से स्पष्ट होता है। आज प्रशासन केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और आर्थिक नियमन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाता है। इससे प्रशासन सीधे समाज के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। दूसरा, न्याय और प्रशासन के बीच बढ़ता अंतर संबंध दिखाई देता है। प्रशासनिक निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, सुनवाई का अधिकार, निष्पक्षता, कारण बताने का दायित्व तथा अनुपातिकता जैसे सिद्धांत लागू किए जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक कार्यवाही में न्यायिक मूल्यों का समावेश हुआ है। तीसरा, प्रशासनिक कानून का संवैधानिकीकरण हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 जैसे मौलिक अधिकारों ने प्रशासनिक विवेक को सीमित किया है। विधि के शासन, मनमानी पर प्रतिबंध और उचित प्रक्रिया जैसे संवैधानिक सिद्धांत अब प्रशासनिक कानून के मूल आधार बन चुके हैं। चौथा, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका ने प्रशासनिक कानून को और अधिक संवैधानिक बनाया है। लोकहित याचिका, प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन की अवधारणाएं संविधान से प्रेरित होकर प्रशासनिक कानून का हिस्सा बनी है। हालांकि ये कहना कि प्रशासनिक कानून संविधान से अधिक संवैधानिक हो गया है, पूर्णतः उचित नहीं होगा। संविधान सर्वोच्च विधि है और प्रशासनिक कानून उसी से शक्ति और दिशा प्राप्त करता है। प्रशासनिक कानून संविधान के मूल्यों को व्यवहार में लागू करने का माध्यम है, न कि उसका विकल्प। निष्कर्ष: प्रशासनिक कानून में संवैधानिक सिद्धांतों का व्यापक समावेश हुआ है, जिससे ये अधिक संवैधानिक स्वरूप ग्रहण करता प्रतीत होता है। फिर भी संविधान ही सर्वोच्च है और प्रशासनिक कानून उसका अनुप्रयोगात्मक विस्तार मात्र है। प्रश्न 4 बी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के विषय वस्तु सिद्धांत, कंटेंट थियरीज तथा प्रक्रिया सिद्धांत, प्रोसेस थियरीज का केंद्र बिंदु एक ही है, किंतु दृष्टिकोण में भिन्नता है। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। उत्तर: हां, मैं इस कथन से सहमत हूं। कारण: 1. समान केंद्र बिंदु। विषय वस्तु सिद्धांत और प्रक्रिया सिद्धांत दोनों का मुख्य केंद्र मानव अभिप्रेरणा है, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले कारकों को समझना। 2. विषय वस्तु सिद्धांत का दृष्टिकोण। विषय वस्तु सिद्धांत ये बताते हैं कि कौन सी आवश्यकताएं या कारक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। उदाहरण: मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या प्रेरित करता है पर बल देते हैं। 3. प्रक्रिया सिद्धांत का दृष्टिकोण। प्रक्रिया सिद्धांत ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है और व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति हेतु कैसे व्यवहार करता है। उदाहरण: व्रूम का अपेक्षा सिद्धांत, एडम्स का समता सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रेरणा कैसे कार्य करती है पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4. व्यवहार बनाम आवश्यकता। विषय वस्तु सिद्धांत आवश्यकताओं और आंतरिक कारकों पर आधारित होते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत व्यक्ति की धारणा, अपेक्षा, प्रयास और परिणाम के बीच संबंध को समझाते हैं। 5. प्रशासनिक उपयोगिता। प्रशासन में दोनों सिद्धांत पूरक हैं। विषय वस्तु सिद्धांत प्रेरक कारकों की पहचान में सहायक है, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत प्रभावी नीतियों और प्रोत्साहन प्रणालियों के निर्माण में मदद करते हैं। निष्कर्ष: अतः यह स्पष्ट है कि दोनों सिद्धांतों का लक्ष्य समान, मानव अभिप्रेरणा है, परंतु उनके विश्लेषण और व्याख्या का दृष्टिकोण भिन्न है। प्रश्न 4C, नागरिक केंद्रिकता तथा अधिकाराधारित दृष्टिकोण नागरिकों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखते हैं। उपर्युक्त के प्रकाश में
क्या प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार हुआ है? तर्क सहित विवेचना कीजिए। उत्तर: नागरिक केंद्रिकता और अधिकाराधारित दृष्टिकोणों ने प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया है, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य प्रशासन को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाना है। प्रथम, अधिकाराधारित कानूनों जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ने नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी का साधन दिया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी और मनमानी में कमी आई। द्वितीय, नागरिक केंद्रित सेवाओं ने सेवा प्रदाय को परिणामोन्मुख बनाया है। लोक सेवाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हुए हैं। तृतीय, भागीदारी और सशक्तिकरण के माध्यम से नागरिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल हुए, जिससे प्रशासन पर सामाजिक दबाव बढ़ा और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ। चतुर्थ, डिजिटल गवर्नेंस और सोशल ऑडिट जैसे उपायों ने प्रशासनिक निर्णयों को सार्वजनिक जांच के दायरे में लाया है। हालांकि क्षमताकमी, संसाधनों का अभाव और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की चुनौतियां अभी भी मौजूद है। इसके बावजूद समग्र रूप से नागरिक केंद्रिकता और अधिकाराधारित दृष्टिकोणों ने प्रशासनिक जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार किया है। प्रश्न 5, तुलनात्मक लोक प्रशासन का न तो अपना कोई प्रतिमान, पैराडाइम रहा और न ही उसने कोई विकसित किया। टिप्पणी कीजिए। उत्तर: तुलनात्मक लोक प्रशासन के संबंध में ये कथन काफी हद तक सही माना जाता है। प्रारंभिक काल में तुलनात्मक लोक प्रशासन ने अपने अध्ययन हेतु किसी स्वतंत्र प्रतिमान का विकास नहीं किया, बल्कि ये परंपरागत लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर निर्भर रहा। इसके अध्ययन में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण तथा पारिस्थितिक इकोलॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाया गया, जो मूलतः अन्य सामाजिक विज्ञानों से लिए गए थे। हालांकि 1950-60 के दशक में फर्डरिक्स जैसे विद्वानों ने प्रिज्मैटिक साला मॉडल के माध्यम से विकासशील देशों के प्रशासन को समझने का प्रयास किया, फिर भी ये एक पूर्ण और सार्वभौमिक प्रतिमान के रूप में स्थापित नहीं हो सका। तुलनात्मक लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना करना रहा, न कि एक स्वतंत्र सैद्धांतिक ढांचा विकसित करना। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने उधार लिए गए प्रतिमानों के माध्यम से विकास किया, परंतु अपना कोई स्पष्ट और सर्वमान्य प्रतिमान विकसित नहीं कर पाया। प्रश्न 5b, बाजार, पदानुक्रम, हायरार्की और नेटवर्क सरकार में आधुनिक शासन संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्याख्या कीजिए। उत्तर: आधुनिक शासन केवल पारंपरिक नौकरशाही तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न संरचनाओं के संयोजन से संचालित होता है। इनमें बाजार, पदानुक्रम और नेटवर्क प्रमुख है। 1. पदानुक्रम, हायरार्की। ये पारंपरिक सरकारी व्यवस्था है जिसमें आदेश पालन, स्पष्ट अधिकारोत्तरदायित्व और शीर्ष से नीचे नियंत्रण होता है। ये कानून व्यवस्था, रक्षा और कर प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रभावी है। 2. बाजार, मार्केट। इसमें प्रतिस्पर्धा, दक्षता और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर होता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी, आउटसोर्सिंग और निजीकरण इसके उदाहरण हैं, जो सेवा प्रदान में लागत प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। 3. नेटवर्क। इसमें सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग व साझेदारी होती है। जटिल नीतिगत समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन में नेटवर्क शासन अधिक लचीला और सहभागी होता है। निष्कर्ष: आधुनिक शासन में ये तीनों संरचनाएं परस्पर पूरक हैं। प्रभावी शासन के लिए पदानुक्रम की वैधता, बाजार की दक्षता और नेटवर्क की सहभागिता, तीनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। प्रश्न 5c, क्या नीति विश्लेषण राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में यथास्थिति, स्टेटस क्वो के वैधीकरण का एक प्रमुख स्रोत बन गया है? विवेचना कीजिए।
उत्तर। नीति विश्लेषण का उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को तर्कसंगत, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाना है। किंतु आधुनिक राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में ये कई बार यथास्थिति के वैधीकरण का माध्यम भी बनता जा रहा है। पहला, नीति विश्लेषण प्राय तकनीकी, सांख्यिकीय एवं विशेषज्ञ आधारित होता है। इससे निर्णय प्रक्रिया आम जनता की पहुंच से बाहर चली जाती है और विद्यमान सत्ता संरचनाओं को वैज्ञानिक व तटस्थ दिखाकर वैधता मिलती है। दूसरा, लागत लाभ विश्लेषण, दक्षता और व्यवहार्यता जैसे मानदंड अक्सर सामाजिक न्याय, समानता और नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। इससे मौजूदा नीतिगत ढांचे में मूलभूत परिवर्तन के बजाय छोटे सुधारों को ही प्राथमिकता मिलती है। तीसरा, नीति विश्लेषण में प्रचलित संस्थागत ढांचे और हित समूहों के प्रभाव के कारण वैकल्पिक दृष्टिकोण हाशिए पर चले जाते हैं, जिससे यथास्थिति बनी रहती है। हालांकि नीति विश्लेषण को पूर्णतः यथास्थिति समर्थक कहना उचित नहीं है। सहभागी नीति विश्लेषण, साक्ष्य आधारित सुधार और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से ये सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन भी बन सकता है। निष्कर्ष, नीति विश्लेषण स्वयं में न तो यथास्थिति का पक्षधर है और न ही परिवर्तन का विरोधी। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस उद्देश्य, किस पद्धति और किस सामाजिक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5D, राजकोषीय नीति को असमानता, जटिलता और अस्पष्टता, अवगूढ़ता के मुद्दों का समाधान करना चाहिए। व्याख्या कीजिए। उत्तर। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान, सार्वजनिक व्यय और उधारी से संबंधित निर्णयों का समुच्चय है। प्रभावी राजकोषीय नीति को निम्नलिखित 3 प्रमुख समस्याओं का समाधान करना चाहिए। 1. असमानता, इनइक्विटी। वर्तमान कर एवं व्यय प्रणालियां कई बार आय और अवसरों की असमानता को बढ़ाती है। प्रगतिशील कराधान, लक्षित सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक सार्वजनिक व्यय के माध्यम से संसाधनों का न्यायसंगत पुनर्वितरण किया जाना चाहिए। 2. जटिलता, इंट्रिकेसी। अत्यधिक जटिल कर कानून और प्रक्रियाएं अनुपालन लागत बढ़ाती है और करदाताओं में भ्रम उत्पन्न करती है। कर संरचना का सरलीकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण तथा स्पष्ट नियमों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है और कराधार का विस्तार होता है। 3. अस्पष्टता, अवगूढ़ता, ऑब्सक्यूरेंटिज्म। नीति निर्माण में पारदर्शिता की कमी से मनमानी, भ्रष्टाचार और अविश्वास पैदा होता है। बजट प्रक्रिया, कर प्रावधानों और व्यय प्राथमिकताओं में स्पष्टता, पूर्वानुमेयता और सार्वजनिक सूचना से उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। निष्कर्ष, असमानता घटाने, जटिलता सरल करने और अस्पष्टता दूर करने वाली राजकोषीय नीति न केवल आर्थिक दक्षता बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक न्याय, विश्वास और सुशासन को भी सुदृढ़ करती है। प्रश्न 5E, भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर नैतिक मूल्यों के संस्थानीकरण की आवश्यकता क्यों है? विवेचना कीजिए। उत्तर। भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं, बल्कि संस्थागत कमजोरियों का परिणाम होता है। अतः इसकी रोकथाम के लिए नैतिक मूल्यों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों पर संस्थानीकरण आवश्यक है। राजनीतिक स्तर पर नैतिक संस्थानीकरण से नीति निर्माण में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनहित को प्राथमिकता मिलती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, आचार संहिता, चुनावी वित्त की पारदर्शिता और हितों के टकराव की रोकथाम से सत्ता का दुरुपयोग घटता है। जब नेतृत्व स्वयं नैतिक मानदंडों का पालन करता है, तो पूरे शासन तंत्र में नैतिकता का सकारात्मक संदेश जाता है। प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट आचार संहिता, निष्पक्ष भर्ती प्रोन्नति, प्रदर्शनाधारित मूल्यांकन, ईमानदारी को प्रोत्साहन और दंड की निश्चितता आवश्यक है। सतर्कता तंत्र, स्वतंत्र जांच एजेंसियां, ई गवर्नेंस और सूचना का अधिकार जैसे उपाय संस्थागत नैतिकता को सुदृढ़ करते हैं। प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा से लोक सेवकों में
मूल्य आधारित निर्णय क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार नैतिक मूल्यों का संस्थानीकरण व्यक्तिगत सदाचार को संरचनात्मक समर्थन देता है, विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग को सीमित करता है और विश्वास आधारित सुशासन की स्थापना कर भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम करता है। प्रश्न 6। प्रशासनिक विचारों को उस पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें वे विकसित होते हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। उत्तर: प्रशासनिक विचार स्थिर नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के साथ विकसित होते हैं। इसी संदर्भ में नव लोक प्रबंधन NPM और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को गहराई से प्रभावित किया है। नव लोक प्रबंधन NPM का प्रभाव: नव लोक प्रबंधन ने पारंपरिक नौकरशाही मॉडल के स्थान पर दक्षता, परिणामोन्मुखता, प्रतिस्पर्धा और बाजार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। विभिन्न देशों में प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना करते समय अब प्रदर्शन मापन, निजी क्षेत्र की तकनीकों का उपयोग, विकेंद्रीकरण तथा उत्तरदायित्व जैसे तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। इससे तुलनात्मक लोक प्रशासन अधिक व्यावहारिक, सुधारोन्मुख और नीति केंद्रित बना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रभाव: ICT ने शासन में पारदर्शिता, त्वरित सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता को बढ़ाया। ई-गवर्नेंस, डिजिटल प्रशासन और डेटा आधारित निर्णय निर्माण के कारण देशों के प्रशासनिक ढांचों की तुलना आसान और अधिक सटीक हो गई। साथ ही वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को भी बल मिला। निष्कर्ष: नवलोक प्रबंधन और ICT ने प्रशासनिक विचारों को उनके समकालीन पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए तुलनात्मक लोक प्रशासन को अधिक गतिशील, आधुनिक और परिणामोन्मुख बनाया है। इससे प्रशासनिक प्रणालियों के अध्ययन में नवीन दृष्टिकोण और वैश्विक संदर्भ की समझ विकसित हुई है। प्रश्न 6B: सामाजिक आर्थिक विकास में सकारात्मक भेदभाव, अफर्मेटिव एक्शन, भले ही भेदभाव को पूरी तरह समाप्त न कर पाया हो, फिर भी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। उत्तर: सकारात्मक भेदभाव का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आरक्षण, विशेष योजनाएं और नीतियां लागू की गई, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उदाहरण स्वरूप, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व का अवसर दिया तथा शिक्षा में छात्रवृत्तियों और योजनाओं से महिला साक्षरता में वृद्धि हुई। फिर भी ये भेदभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका है। सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़ियां, पितृसत्तात्मक मानसिकता, कार्यस्थलों पर लैंगिक असमानता, वेतन अंतर और घरेलू दायित्वों का असमान बोझ आज भी महिलाओं की प्रगति में बाधक है। कई बार नीतियों का लाभ सीमित वर्ग तक ही सिमट जाता है और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव रहता है। अतः ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक भेदभाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त कदम है। वास्तविक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों के साथ साथ सामाजिक चेतना, शिक्षा, मानसिकता में परिवर्तन और संस्थागत सुधार आवश्यक है, ताकि महिलाओं को न केवल अवसर मिले बल्कि वे उनका पूर्ण उपयोग भी कर सकें। प्रश्न 6C: क्या राजनीतिक वास्तविकताओं ने प्रमाण आधारित नीति निर्माण, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की दिशा में हुए प्रयासों को बाधित किया है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर: प्रमाण आधारित नीति निर्माण का उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़ों, शोध, मूल्यांकन और तथ्यों के आधार पर नीतियां बनाना है, ताकि निर्णय अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तर्कसंगत हों। किंतु व्यवहार में राजनीतिक वास्तविकताओं ने कई बार इस प्रक्रिया को सीमित किया है। एक ओर
लोकतांत्रिक राजनीति में चुनावी दबाव, जनलोकप्रियता, तात्कालिक लाभ और राजनीतिक विचारधाराएं नीति निर्णयों को प्रभावित करती हैं। कई बार वैज्ञानिक प्रमाण दीर्घकालिक लाभ दिखाते हैं, जबकि राजनीतिक नेतृत्व त्वरित और दृश्य परिणामों को प्राथमिकता देता है। इससे प्रमाण आधारित सिफारिशों की उपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त नौकरशाही राजनीति संबंध, हित समूहों का दबाव तथा वैचारिक पूर्वाग्रह भी साक्ष्यों के निष्पक्ष उपयोग में बाधा बनते हैं। दूसरी ओर, ये भी सत्य है कि राजनीतिक वास्तविकताएं पूरी तरह नकारात्मक नहीं हैं। राजनीति नीतियों को वैधता प्रदान करती है और सामाजिक आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखती है, जिन्हें केवल तकनीकी आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। कई देशों में सामाजिक ऑडिट, नीति मूल्यांकन इकाइयां और डेटा आधारित शासन जैसे डिजिटल गवर्नेंस ने राजनीति और प्रमाणों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। निष्कर्षतः राजनीतिक वास्तविकताओं ने कई बार प्रमाण आधारित नीति निर्माण की गति को अवश्य बाधित किया है, परंतु इन्हें पूर्णतः विरोधी नहीं माना जा सकता। प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक प्राथमिकताओं और वैज्ञानिक प्रमाणों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ताकि नीतियां न केवल लोकप्रिय हो बल्कि प्रभावी और टिकाऊ भी बन सके। प्रश्न 7 वैश्वीकरण राष्ट्रीय नीति निर्माण के संदर्भ को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय नीति एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। व्याख्या कीजिए। उत्तर: वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय नीति निर्माण की प्रकृति, प्रक्रिया और दायरे को गहराई से प्रभावित किया है। अब नीतियां केवल घरेलू आवश्यकताओं तक सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, संस्थाओं और समझौतों से भी प्रभावित होती है। 1. आर्थिक नीतियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। व्यापार उदारीकरण, विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के कारण राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां WTO, IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानकों से जुड़ गई है। 2. नीति निर्माण में बाह्य दबाव। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, श्रम मानक और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां और वैश्विक जनमत राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। 3. राज्य की संप्रभुता में परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण राज्य की पूर्ण नीति स्वतंत्रता सीमित हुई है और उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नीतियां बनानी पड़ती है। 4. तकनीक और सूचना का प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति ने नीति निर्माण को वैश्विक अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और तुलनात्मक दृष्टिकोण से जोड़ा है। 5. बहुस्तरीय शासन का उदय। अब नीति निर्माण स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वय का परिणाम है, जिससे राष्ट्रीय एजेंडा वैश्विक एजेंडे से जुड़ता जा रहा है। निष्कर्ष: इस प्रकार वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय नीति निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में स्थापित कर दिया है, जहां घरेलू प्राथमिकताएं और वैश्विक दायित्व मिलकर नीति एजेंडा का निर्माण करते हैं। प्रश्न 7b लोक सेवा प्रदानगी के लिए सहयोग और इसके सहगामी तत्वों को शासन के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर: लोक सेवा प्रदानगी को केवल प्रशासनिक कार्य न मानकर शासन, गवर्नेंस के व्यापक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। शासन का तात्पर्य सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से है। पहला, बहुभिन्नताओं की भूमिका। आधुनिक शासन में राज्य अकेला सेवा प्रदाता नहीं है। निजी क्षेत्र, NGO, समुदाय आधारित संगठन और नागरिक मिलकर सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाते हैं। दूसरा, सहयोगात्मक शासन, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। जटिल सार्वजनिक समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और पर्यावरण का समाधान विभिन्न हितधारकों के सहयोग से ही संभव है। तीसरा, जवाबदेही और पारदर्शिता। सहयोग से सूचना साझा होती है, सामाजिक लेखा जोखा मजबूत होता है और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है। चौथा, समावेशिता और सहभागिता। नागरिकों की भागीदारी से नीतियां अधिक उत्तरदायी बनती हैं
और वंचित वर्गों की आवश्यकताओं का बेहतर समावेशन होता है। पांचवा, कुशलता और नवाचार, सार्वजनिक निजी भागीदारी और नेटवर्क आधारित शासन संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा नवाचारी समाधान को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्षतः लोक सेवा प्रदानगी में सहयोग और उसके सहगामी तत्वों को शासन के दृष्टिकोण से देखने पर ही प्रभावी, उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण संभव है। प्रश्न 7C, प्रशासनिक सुधार प्रतिरोध के विरुद्ध प्रशासनिक रूपांतरण का एक कृत्रिम प्रेरण है। जेराल्ड कैडन। इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिरोध की प्रकृति और उसे दूर करने हेतु आवश्यक प्रेरणाओं की पहचान कीजिए। उत्तर, प्रशासनिक सुधार का आशय प्रशासनिक व्यवस्था में योजनाबद्ध परिवर्तन से है, जिसका उद्देश्य दक्षता, उत्तरदायित्व और प्रभावशीलता बढ़ाना होता है। जेराल्ड कैडन के अनुसार प्रशासनिक सुधार स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर लागू करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र स्वभावतः यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति रखता है। इसी कारण सुधारों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रशासनिक सुधार के प्रति प्रतिरोध की प्रकृति: 1. मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध परिवर्तन के भय, असुरक्षा और अनिश्चितता के कारण। 2. संस्थागत प्रतिरोध स्थापित नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति। 3. हितगत प्रतिरोध, कुछ समूहों या अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना। 4. सांस्कृतिक प्रतिरोध, संगठनात्मक संस्कृति में परिवर्तन को अस्वीकार करना। 5. राजनीतिक प्रतिरोध, सत्ता संतुलन में बदलाव की आशंका के कारण। प्रतिरोध को दूर करने हेतु आवश्यक प्रेरणाएं, इंड्यूसमेंट्स: 1. नेतृत्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति शीर्ष स्तर से स्पष्ट समर्थन। 2. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कर्मचारियों को नए कौशल प्रदान करना। 3. प्रोत्साहन और पुरस्कार, सुधारों को अपनाने पर भौतिक व अमूर्त लाभ। 4. भागीदारी और संवाद, कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। 5. कानूनी व संरचनात्मक समर्थन, नियमों और ढांचे में आवश्यक संशोधन। निष्कर्ष: प्रशासनिक सुधार एक योजनाबद्ध और प्रेरित प्रक्रिया है, जिसे प्रतिरोध के बावजूद आगे बढ़ाया जाता है। उचित प्रेरणाओं, नेतृत्व और सहभागिता के माध्यम से इस प्रतिरोध को कम कर प्रशासनिक रूपांतरण को सफल बनाया जा सकता है। प्रश्न 8। सूचना प्रौद्योगिकी में विकास की विघटनकारी प्रकृति ने पिछले एक दशक में ई-शासन की रूपरेखाओं को किस प्रकार परिवर्तित किया है? विश्लेषण कीजिए। उत्तर: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में विघटनकारी विकास ने ई-शासन को पारंपरिक, कागज आधारित और विभाग केंद्रित व्यवस्था से नागरिक केंद्रित, डेटा आधारित और डिजिटल प्रथम प्रणाली में बदल दिया है। पिछले एक दशक में इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। 1. सेवा वितरण में परिवर्तन। डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप्स और पोर्टलों ने सेवाओं को कहीं भी, कभी भी उपलब्ध कराया, जिससे समय और लागत में कमी आई। 2. डेटा आधारित शासन। बिग डेटा, एनालिटिक्स और एआई के उपयोग से नीति निर्माण अधिक साक्ष्याधारित, लक्षित और प्रभावी हुआ। 3. पारदर्शिता एवं जवाबदेही। ऑनलाइन डैशबोर्ड, रियल टाइम ट्रैकिंग और ओपन डेटा पहल से भ्रष्टाचार में कमी और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी। 4. नागरिक सहभागिता में वृद्धि। सोशल मीडिया, ई परामर्श और फीडबैक तंत्र ने नागरिकों की भागीदारी और सरकार नागरिक संवाद को सशक्त बनाया। 5. एकीकृत एवं इंटरऑपरेबल सिस्टम। विभिन्न विभागों के डेटा का एकीकरण संभव हुआ, जिससे साइलो टूटे और समग्र शासन को बढ़ावा मिला। 6. समावेशिता। डिजिटल पहचान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और मोबाइल कनेक्टिविटी ने वंचित वर्गों तक सेवाओं की पहुंच बढ़ाई। 7. सुरक्षा एवं गोपनीयता की चुनौतियां। साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और डिजिटल साक्षरता नई चुनौतियों के रूप में उभरी, जिनके लिए नियामक ढांचों की आवश्यकता बढ़ी। निष्कर्ष:
आईटी के विघटनकारी विकास ने ई-शासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और सहभागी बनाया है। हालांकि इसके सतत लाभ के लिए डिजिटल समावेशन, सुरक्षा और संस्थागत क्षमता निर्माण पर निरंतर ध्यान आवश्यक है। प्रश्न 8b, निष्पादन प्रबंधन रूपरेखा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, योजना, मापन और निष्पादन की निगरानी के बीच स्पष्ट दृष्टि, लाइन ऑफ साइट स्थापित करती है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तर: निष्पादन प्रबंधन रूपरेखा पीएमएफ सार्वजनिक संगठनों में लक्ष्यों की स्पष्टता, संसाधनों के कुशल उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना, मापन और निगरानी के बीच तार्किक और व्यावहारिक संबंध स्थापित करना है। सकारात्मक पक्ष: 1. रणनीतिक संरेखण पीएमएफ दीर्घकालिक नीतिगत उद्देश्यों को विभागीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों से जोड़ती है। 2. स्पष्ट मापन संकेतक केपीआई आउटकम इंडिकेटर्स के माध्यम से प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ आकलन संभव होता है। 3. निगरानी एवं फीडबैक निरंतर निगरानी से समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। 4. जवाबदेही और पारदर्शिता परिणाम आधारित दृष्टिकोण से उत्तरदायित्व तय होता है। सीमाएं और चुनौतियां: 1. अत्यधिक संकेतक बहुत अधिक केपीआई होने से फोकस बिखर सकता है। 2. गुणात्मक पहलुओं की उपेक्षा, सामाजिक प्रभाव, नवाचार और नागरिक संतुष्टि का मापन कठिन होता है। 3. डेटा गुणवत्ता की समस्या, कमजोर डेटा प्रणालियां गलत निष्कर्ष दे सकती है। 4. कर्मचारी प्रतिरोध, इसे केवल नियंत्रण उपकरण मानने से स्वामित्व की भावना घटती है। निष्कर्ष: निष्पादन प्रबंधन रूपरेखा योजना, मापन और निगरानी के बीच स्पष्ट दृष्टि स्थापित करने में सक्षम है, परंतु इसकी प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित होगी जब संकेतक सीमित व प्रासंगिक हो, डेटा विश्वसनीय हो और इसे सीखने व सुधार के साधन के रूप में अपनाया जाए, न कि केवल नियंत्रण के उपकरण के रूप में। प्रश्न 8c, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजटिंग के उद्देश्यों में व्यय की प्राथमिकता, प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता में सुधार शामिल है। क्या निष्पादन बजट ने सरकारी व्यवस्था में प्रभावी रूप से कार्य किया है? विवेचना कीजिए। उत्तर: निष्पादन बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय को केवल मदों, इनपुट्स तक सीमित न रखकर परिणामों, आउटपुट्स एवं आउटकम्स से जोड़ना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1. व्यय की प्राथमिकता निर्धारण, सीमित संसाधनों का उपयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सुनिश्चित करना। 2. प्रभावशीलता में वृद्धि, ये देखना कि योजनाओं से वांछित सामाजिक आर्थिक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। 3. कार्यकुशलता में सुधार, न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। 4. जवाबदेही में वृद्धि, अधिकारियों और विभागों को उनके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी बनाना। सरकारी व्यवस्था में निष्पादन बजट की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन। सकारात्मक पक्ष: बजट को कार्यक्रमों और गतिविधियों से जोड़कर पारदर्शिता बढ़ी। लक्ष्य, उपलब्धि और संसाधनों के बीच संबंध स्पष्ट हुआ। संसदीय और प्रशासनिक निगरानी को सुदृढ़ आधार मिला। नकारात्मक पक्ष: परिणामों और प्रभावों का मापन कठिन है, विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों में। आंकड़ों की विश्वसनीयता और विश्लेषण क्षमता का अभाव। कई बार ये केवल औपचारिक दस्तावेज बनकर रह गया, वास्तविक निर्णय निर्माण में सीमित उपयोग। प्रशासनिक संस्कृति में प्रदर्शन आधारित सोच पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी। निष्कर्ष: निष्पादन बजट ने सरकारी व्यवस्था में सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, किंतु व्यावहारिक स्तर पर इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। यदि परिणाम मापन की तकनीक, डेटा प्रणाली और प्रशासनिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया जाए, तो निष्पादन बजट शासन की गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी उपकरण बन सकता है। If you found this video helpful, please like, share and subscribe. See you soon. UPSC Government Jobs Batch starting soon.
Online live classes, unlimited access for limited period. Hindi English medium, updated study material, affordable fees, regular counseling and discussion. Join now, limited seats. Contact +917668008186 9410 4